दोस्तों नमस्कार। ईमानदारी का पाठ मोदी सरकार ने इस देश को कई मौकों पर जमकर पढ़ाया है और ईमानदारी के साथ साथ नैतिकता का पाठ भी उसने अपने सत्ता संचालन को लेकर या इस देश में बनने वाली नीतियों को लेकर बार बार जिक्र किया है। और यह जिक्र यहां तक गया है कि देश के प्रधानमंत्री इस देश के प्रधान सेवक हैं और इस देश में संसद में बैठे हुए तमाम सांसद सेवक से ज्यादा खुद को कुछ और ना समझे। लेकिन एक झटके में जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने संविधान का हवाला देते हुए सरकार की उस बिछी बिछाई बिसात पर नैतिकता और ईमानदारी का पाठ पढ़ाना शुरू किया, वैसे ही सरकार भरभराकर ढहती हुई दिखाई देने लगी। उसे समझ नहीं आया कि इस देश के भीतर में अगर राज्यपालों के पास ताकत नहीं बचेगी, खास तौर से जो बीजेपी शासित राज्य नहीं है, और खास तौर से तब जब राष्ट्रपति भी 3 महीने के भीतर उन्हें बताना होगा कि किस तरीके से किस रूप में उन्होंने किसी भी विधेयक को रोका क्यों है। यानी सवाल पहली बार यह निकलकर सामने आ गया कि अब वाकई इस देश में राजनीतिक सत्ता की बिसात संवैधानिक पदों पर बैठे हुए राज्यपाल हों, इस देश के वाइस प्रेसिडेंट हों और राष्ट्रपति हों, उन्हीं के आश्रय राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए संविधान की दुहाई दी गई और संविधान के भीतर लिखे शब्दों से चोरी करते हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर पकड़ लिया कि एक चुनी हुई सरकार की ताकत उसको आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, तब सरकार के सामने जो दिल्ली में बैठी है उसके सामने यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया। जनता ने तो उसे भी चुना है और जनता ने तो राज्य सरकारों को भी चुना है। दिल्ली में तो एक वक्त अपने अनुकूल दिल्ली को केंद्र शासित राज्य बताते हुए तमाम अधिकार लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंप दिए गए, लेकिन चुनी हुई सरकार जो राज्यों में मौजूद है उसके ऊपर राज्यपाल को कैसे वो बैठा सकती है। अभी तक यह काम चल रहा था। गैर बीजेपी शासित राज्यों में राज्यपालों की ताकत केंद्र के कहने के हिसाब से चलती थी। किस विधेयक को कब आगे बढ़ाना है या किसे रोक देना है, यह अक्सर माना गया। चूंकि दिल्ली की सत्ता राज्यपालों को नियुक्त करती है तो राज्यपालों की भूमिका दिल्ली की सत्ता को बचाने के लिए ही काम करेगी, और बचाने के लिए नहीं तो फिर चुनाव में किस तरीके से बीजेपी को लाभ मिले या लाभ मिलता चला जाए उसी दिशा में उसकी पूरी पहल होगी। और राज्यपाल अपने बचाव के लिए राष्ट्रपति को अगर ढाल के तौर पर इस्तेमाल करेगा तो वहां भी चुनी हुई सरकार के कामकाज को आप 3 महीने से ज्यादा रोक नहीं सकते हैं। तब अगला सवाल यह खड़ा हो गया, क्या वाकई इस देश के भीतर चुनी हुई सरकार की ताकत सबसे ज्यादा होती है। और ध्यान दीजिए, इस दौर में किसी को समझ नहीं आया, चाहे वह केंद्र में बैठे हुए मौजूदा बीजेपी की सत्ता हो या संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ही क्यों ना हो। एक झटके में इस देश के उपराष्ट्रपति वकालत करने लगे कि संसद के ऊपर कोई नहीं है और जनता ने चुना है तो सारी ताकत उसी संसद में होती है। लेकिन अगले क्षण वो ये भूल गए कि राज्यों में भी जो सरकार मौजूद है वहां पर भी जनता ने ही सरकारों को चुना है, तो वहां पर राज्यपाल की भूमिका और राज्यपाल से होते हुए राष्ट्रपति की भूमिका उस राज्य के कार्यों को लेकर रोक कैसे लगा सकती है। और यही वो वजह है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही परिभाषित करना शुरू किया, मौजूदा मोदी सरकार के सामने मुश्किल दर मुश्किल राजनीतिक तौर पर खड़ी होती चली गई। और उसके बाद राष्ट्रपति की ओट तले ना जाने इस दौर में क्या कुछ कहा जाने लगा। यहां तक कहा गया कि दरअसल सांसद ही मालिक है, संविधान का मालिक असल में सांसद है और संसद के ऊपर कोई नहीं है। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में बाकायदा एक कार्यक्रम संविधान के मद्देनजर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का रखा गया और इस दौर में जरूरत है कि सार्वजनिक मंचों पर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति अगर
सरकार के अनुकूल खड़े होंगे तो सरकार राहत की सांस लेगी। और शायद इसीलिए आज जब वो कह रहे थे तो एक झटके में कल तक जो सांसद सेवक के तौर पर थे और प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक बताने से कतराते नहीं थे, एक झटके में वह मालिक हो गए। और उपराष्ट्रपति ने खुले तौर पर क्या कहा, हमें लगता है इसे पहले सुन लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are the ultimate masters as to what constitutional content will be. उपराष्ट्रपति कह रहे हैं कि संसद सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति उसकी अगली लाइन में कह रहे हैं, सांसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता हो नहीं सकती है। एक क्षण के लिए जरा कल्पना कीजिए, संसद के भीतर बैठा हुआ हर दूसरा सांसद अगर दागी है, यानी इस देश की अलग अलग अदालतों में, अलग अलग थानों में आपराधिक कार्रवाई उनके खिलाफ एफआईआर के तौर पर दर्ज है, या फिर जिला मजिस्ट्रेट से लेकर अलग अलग अदालतों में उनके खिलाफ आपराधिक मामलों में सुनवाई हो रही है, ऐसे लोग इस देश के संसद के भीतर बैठे हैं, तो फिर इस देश में कानून क्या काम नहीं कर रहा है? और क्या सुप्रीम कोर्ट में कल अगर यह मामला चला जाए कि इस देश में अगर संविधान के हिसाब से कानून काम कर रहा है और उसमें तेजी लाई जानी चाहिए, तो आधे के लगभग सांसद जेल में होंगे। और फिर भी इस देश के उपराष्ट्रपति कह रहे हैं सांसद ही असली मालिक है, क्योंकि जनता ने उसे चुना है और उससे बड़ा कोई नहीं होता। और लोकतंत्र में जनता का महत्व होता है, तो क्या उस जनता में तमिलनाडु की जनता नहीं है? उसमें पश्चिम बंगाल की जनता नहीं है? क्या उसमें किसी भी गैर बीजेपी शासित राज्यों के भीतर जो राज्यपालों की भूमिका है, जो तेलंगाना में भी है, जो केरल के भीतर भी है, जो कर्नाटक में भी है, वहां के लोग इस लोकतंत्र को लेकर क्या कोई मायने नहीं रखते हैं? या सभी कोई अगर बराबर हैं तो फिर चुनी हुई सरकारों के आड़े राज्यपाल क्यों आएंगे? और राज्यपाल राष्ट्रपति को ढाल क्यों बनाएंगे? और राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा किसी भी राज्य को लेकर किसी मुद्दे पर किसी विधेयक को कैसे रोक सकते हैं? और अगर जनता को लगता है वो विधेयक गलत है, वो कार्रवाई गलत है, तो उसे चुनाव हरा देगी। हर 5 बरस में चुनाव होते हैं। लेकिन पहली बार मामला इसलिए ज्यादा गंभीर है क्योंकि एक तरफ राज्यपाल और राष्ट्रपति के अधिकारों का सवाल है और दूसरी तरफ इस देश के भीतर में एक ऐसे कानून का जिक्र है जिसमें इस देश के भीतर की एक बड़ी आबादी, अल्पसंख्यक आबादी जो मुस्लिम के तौर पर है, उसके भीतर खुला विरोध शुरू हो चला है। और राज्य दर राज्य जहां जहां ये बहुलता में मौजूद है, वहां वहां खुला विरोध कर रहे हैं। और आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम में जब उनकी बैठक हुई तो उन्होंने कहा अब तो तय करना होगा जीना कैसे है, मरना कैसे है। हालात इतने बुरे क्या हो चले हैं? शायद इसीलिए जिस बात का जिक्र उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर रहे हैं, हमें लगता है उससे पहले एक संसद की स्थिति को आप देख लीजिए। यह देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वाकई इस देश के भीतर जिन्हें चुना जा रहा है उन पर रोक कैसे लगेगी। याद कीजिए 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने तो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में उनका पहला भाषण, उसमें इस बात का जिक्र था कि बहुत सारे सांसदों के खिलाफ अलग अलग आपराधिक कानूनी कार्रवाई हो रही है। मैं चाहता हूं कि तेजी के साथ और जल्दी से जल्दी अगले चुनाव से पहले या अगले बरस यहां पर उनके खिलाफ वो कानूनी कार्रवाई खत्म हो और पार्लियामेंट लहलहाते हुए ईमानदारी के साथ दिखाई देनी चाहिए। लेकिन हुआ क्या? 2014 में 185 सांसद दागी थे, यानी तकरीबन 34%। और प्रधानमंत्री मोदी जवाब दे रहे थे पार्लियामेंट के भीतर कि सबको
जो दागी हैं उनको अपने कानूनी कार्रवाई का निपटारा करना चाहिए, जिनके खिलाफ भी एफआईआर है। इलेक्शन कमीशन ने कहा था हलफनामा दायर करें, बहुतों ने हलफनामा दायर किया, लेकिन 2014 के बाद पहला नियम तो यह कहता है कि अगर सरकार जिस ईमानदारी और नैतिकता का पाठ पढ़ाती है, अगर उस पर प्रधानमंत्री मोदी चल रहे होते तो कम से कम बीजेपी के सांसद दागी नहीं होते, नहीं चुने जाते, नहीं टिकट मिलता और पार्लियामेंट के भीतर तादाद कम होती चली जाती, क्योंकि बाकी पार्टियों के सांसद की तादाद तो बहुत कम थी। बहुमत के साथ बीजेपी 2014 में जीती थी। 2019 में और ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली और 2019 में 185 से बढ़कर 233 सांसद दागी हो गए, यानी 43%। और पिछली बार 2024 में सांसद जो दागी हैं उनकी तादाद 251 है, 251, यानी 46%। अब आप कल्पना कीजिए इनके खिलाफ कैसे मामले चल रहे होंगे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर की रिपोर्ट ने बतलाया खुले तौर पर कि दरअसल इस संसद के भीतर जो लोग बैठे हुए हैं उसमें 4 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ रेप के मामले हैं, 4 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ मर्डर के मामले हैं 302, 27 सांसद ऐसे हैं जिनके खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला है और आपराधिक श्रेणियों में आने वाली इस तरीके की जो भी आपराधिक छवि दर्ज थानों से लेकर अदालत तक है उसमें तकरीबन 170 सांसद हैं। यानी एक झटके में अगर इस देश का कानून काम करने लगे और इन गंभीर आरोपों के तहत तो फिर हर तीसरा सांसद जेल में। उसके बाद जिनके खिलाफ जो मामले हैं उसमें भी 2 साल की कम से कम सजा तो होगी, यानी वो अगली बार चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं होंगे और जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं उन्हें कम से कम 5 से 6 साल सजा होगी। उस संसद को पूरी ताकत देश के उपराष्ट्रपति ये कहकर दे रहे हैं कि सांसद ही असली मालिक है, वही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा। तो संविधान अगर अपने हिसाब से काम करे तो किसी दूसरी पार्टी में हम क्यों देखें, बीजेपी के 240 सांसद हैं, उसमें से 94 सांसदों के ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं, यानी 39% बीजेपी के सांसद। बाकियों पार्टियों के भी हैं, कांग्रेस के 99 में से 49 है, समाजवादी पार्टी के 37 में से 21 है, तृणमूल कांग्रेस के 29 में से 13 है, डीएमके के 22 में से 13 है, टीडीपी के 16 में से 8 है। अलग अलग पार्टियों के, यानी एक पूरी फहरिस्त तैयार है उस पार्लियामेंट को लेकर जिसे संविधान का मालिक बताया जा रहा है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कल यह व्याख्या करनी पड़ जाए कि क्या पार्लियामेंट के भीतर जो आपराधिक छवि जिनके खिलाफ अलग अलग मामलों में कार्रवाई चल रही है उनके खिलाफ अब कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। शायद इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर सुप्रीम कोर्ट को भी दिया है आर्टिकल 142 के तहत। जब आप न्याय कीजिए तो अल्टीमेट न्याय कीजिए और बतलाइए, इसीलिए आपको यह ताकत दी जाती है। और उसी ताकत के खिलाफ शुरुआत में उपराष्ट्रपति, उसके बाद सांसद निशिकांत दुबे खड़े हुए। अब आप कल्पना कीजिए कि निशिकांत दुबे ने जिन बातों का जिक्र किया, आज हालांकि उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेंट याचिका जो उत्तर प्रदेश में एक पूर्व आईपीएस हैं और आजाद अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर उन्होंने दायर की। उन्होंने जो अपनी याचिका दायर की है उसमें उन्होंने निशिकांत दुबे के खिलाफ जो अलग अलग क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं उसकी भी पूरी लिस्ट दे दी है और सौंप दी है सुप्रीम कोर्ट को। उसमें जो आईपीसी की धारा है वो 506 है, 406 है, 409 है, 420 है, 467 है, 468 है, 332 है, 153 बी है। गोड्डा के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जो केस नंबर 04/221 है, 2021 है, उसमें 323 और 504 ये आईपीसी की धारा है। जो केस नंबर 96/2019 है उसमें दुमका कोर्ट में जो केस है उसमें 147, 149, 447, 188 ये आईपीसी की धाराएं हैं। कुंडा देवघर में
जो केस नंबर है वो 89/2019 का है, वो भी दुमका अदालत में जो चल रहा है 171F और 504 ये आईपीसी की धारा है। तो उस पार्लियामेंट को लेकर सवाल अगला यह भी है, क्या इस देश के भीतर बाकी संस्थान जो हैं ये मान लिया जाए कि पार्लियामेंट जो जिस रूप में जो कर रहा है उससे हटकर कुछ नहीं है? यह सवाल आज असौफुद्दीन ओवैसी से भी पूछा गया और कहा गया आपकी राय इस पर क्या है, क्योंकि आप तो वक्फ को लेकर मैदान में उतरे हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंट ही सब कुछ है और बाकी संस्थानों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो उनकी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है। पार्लियामेंट सुप्रीम जरूर है और पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट भी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है। इसलिए हमारे देश के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स में लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें आप ये नहीं बोल, आप डिक्टेट तो नहीं कर सकते। अगर आप कोई कानून गलत बनाएंगे, अगर आप किसी संविधान के आर्टिकल का गलत इस्तेमाल करेंगे तो जुडिशरी बीच में आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब मैं कहां जाऊंगा फिर? सत्ता के सामने मुश्किल यह भी है, या कहें सरकार के सामने मौजूदा वक्त में सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर संसद और संसद से लेकर सड़क तक सरकार की नीतियों का विरोध अलग अलग बिलों के जरिए या फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के जरिए सरकार को कटघरे में खड़ा करने की स्थिति में इस देश के भीतर संविधान में लिखे शब्द ही खड़े हो गए हैं। तो सरकार के सामने मुश्किल यह भी है कि जो उसने सोचा था राजनीतिक तौर पर इस देश में 80-20 का खेल हो सकता है, लेकिन वक्फ के जरिए जो सवाल उठने लगे उस देश के भीतर, उसमें आज खुले तौर पर यह तो माना गया कि जो 20 का हिस्सा है वह एकजुट हो गया है, लेकिन 80 के भीतर सवाल सरकार की पॉलिसी और सरकार के विधेयकों को लेकर है। वो पॉलिटिकल तौर पर इन चीजों को सामने रख रही है, क्योंकि एक सवाल वाकई इस देश में सबसे बड़ा है। वक्फ ने अगर जो जमीनें उसके पास है उन जमीनों को लेकर कार्रवाई नहीं की तो सरकार वक्फ की जमीन जब अपने हाथ में लेगी तो अभी से वो ऐलान क्यों नहीं कर देती है कि वो उस जमीन का उपयोग क्या करेगी? क्योंकि इस देश के भीतर में सरकारी जमीनें ज्यादातर बिल्डरों के पास गई है, मॉल बनाने वालों के पास गई है, अस्पताल और स्कूल नहीं बने हैं। इस देश के भीतर में सरकारी पूरी जमीन का जो पूरा एस्पेक्ट था वो मोनेटाइजेशन और मुनाफे के आश्रय देखा जाने लगा। इस पर कभी राज्य दर राज्य आपको कच्चा चिट्ठा जरूर रखा जाएगा, लेकिन इसके ठीक समानांतर अगला सवाल है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ही नजरिया इस दौर में सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठा रहा है और सरकार की नीतियां अपनी राजनीति को साधने के लिए चल रही थी और चल रही है, अगर उस पर आंच आ रही है तो फिर वह पूरी राजनीति जो गैर बीजेपी शासित राज्यों के भीतर अपनी राजनीति को साधना था और इस देश के भीतर वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर जो हिंदू मुस्लिम की सोच या हिंदू मुस्लिम के जरिए या सांप्रदायिकता के आश्रय वोटों के ध्रुवीकरण की परिस्थितियां थी, वो एक झटके में बड़े सवालों को खड़ा कर गई। और इन सब के बीच राज्यपालों की भूमिका भी अगर बिखर गई है तो फिर राजनीति चलेगी कैसे? शायद ये दो बड़े झटके सरकार बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए उपराष्ट्रपति अब इमरजेंसी का जिक्र भी करने से चूक नहीं रहे हैं। इमरजेंसी जी 48 साल हो गए। 48 साल पहले की स्थिति को किस रूप में उपराष्ट्रपति ने रखा, यह इससे समझिए कि उन्होंने आज कहा एक प्रधानमंत्री ने आपातकाल लगाया था, उन्हें 1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। उस वक्त को लेकर कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान जनता के लिए है और यह उन्हें सुरक्षित रखता है। संविधान में कहीं नहीं कहा गया कि संसद से ऊपर कोई और संस्था है। सुनिए जरा। A prime minister who imposed emergency was held accountable in 1977. And therefore, let there be no doubt about it. Constitution is for the people and its repository of safeguarding it is that of elected representatives. They are
the ultimate masters as to what constitutional content will be. There is no visualization in Constitution of any authority above Parliament. Parliament is supreme. वाकई ये राजनीति की बड़ी अजीबोगरीब विडंबना है, क्योंकि राजनीति जो कुछ उसके अनुकूल होता है उसे हथियार के तौर पर इस्तेमाल तो करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद जिस स्थिति के खिलाफ वो खड़ी थी उन्हीं स्थितियों को वो अपना लेती है। इमरजेंसी के दौर में जनता पार्टी बनी थी, उस जनता पार्टी में जनसंघ भी शामिल थी, आरएसएस का पूरा समर्थन था, और उस वक्त इंदिरा गांधी के खिलाफ जो जो जजेस खड़े हुए उन जजेस के साथ जनसंघ, आरएसएस या फिर जनता पार्टी वो खड़ी थी, नैतिक तौर पर समर्थन था। और संयोग से उन जजों की कतार में एक शख्स उस दौर में जो था वो मौजूदा सीजीआई संजीव खन्ना के चाचा भी थे। तो संजीव खन्ना 48 बरस के बाद की परिस्थितियों में जिस तरीके से सरकार की नीतियों पर उंगली ये कहकर उठा रहे हैं कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, कुछ ऐसा ही वक्तव्य हैवियस कॉर्पस को लेकर उस वक्त संविधान का जिक्र करते हुए सीजीआई संजीव खन्ना के चाचा ने किया था। इंदिरा गांधी को यह बात पसंद आई नहीं थी, तो उन्हें सीजीआई बनने नहीं दिया। हायरार्की उनकी ऊपर थी, नहीं बनने दिया, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के रूम नंबर 2 में उनकी तस्वीर है। और अब मौजूदा वक्त में जब आप खड़े होंगे तो अगला सवाल यह होगा, उस दौर में कांग्रेस सत्ता में थी, इस दौर में कांग्रेस विपक्ष में है, और मौजूदा राजनीति पूरे तरीके से वही आरएसएस, वही जनता पार्टी की मानसिकता, वही कांग्रेस विरोधी तेवर के साथ मौजूद है। लेकिन इस बार क्या संविधान गायब है? तो संविधान से हटकर जो राज्यपाल को अधिकार देने का जिक्र चुनी हुई सत्ता के ऊपर लादने की कोशिश अभी की जा रही है, वो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है मौजूदा राजनीतिक सत्ता को, क्योंकि अब उसकी सत्ता है। कल तक राज्यपालों को लेकर वो आवाज उठाती थी, आज राज्यपालों के हक में खड़ी है। राष्ट्रपति चुनी हुई सत्ता के विधेयक को, किसी भी विधेयक को कितने दिन रोक सकता है, यह जैसे ही निर्धारित हो रहा है तो कहा जा रहा है, निर्देश दिया जा रहा है। राष्ट्रपति की भूमिका को लेकर भी इससे पहले कांग्रेस विरोधी तमाम राजनीतिक दलों में, उसमें जनसंघ का जिक्र कर लीजिए, जनता पार्टी का जिक्र कर लीजिए, उन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र जरूर कर लीजिए जो जिन्होंने विरोधी राजनीति की है। आज अगर वो सत्ता में है तो फिर अंतर कहां पर हुआ? यानी इस देश में संविधान से ही चोरी करते हुए पकड़े गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी खुली व्याख्या कर डाली तो एक झटके में क्या मौजूदा राजनीतिक सत्ता के हाथ पांव कांपने लगे, और उन्हें यह लगने लगा कि अब राजनीति कैसे की जाएगी, यह मुश्किल अब खड़ी हो गई, क्योंकि इसी भरोसे तो उन्हें हर राज्य में चुनाव जीतना है। और शायद इस देश के भीतर में आधे दर्जन राज्य, वो एक वक्त उत्तराखंड को याद कीजिए, एक वक्त गोवा को याद कीजिए, एक वक्त मध्य प्रदेश को याद कीजिए, एक वक्त कर्नाटक को याद कीजिए, एक वक्त नहीं, बहुत दूर नहीं, आखिर में आपको महाराष्ट्र को भी याद करना होगा। कैसे राज्यपालों की भूमिका यहां पर विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल हुई, पार्टियों को कैसे तोड़ा गया, और राज्यपाल दिल्ली के निर्देश आदेश पर कैसे चलते रहे। और अब तो चुनी हुई सरकारों के बिलों को भी रोकने का जिक्र जब हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उंगली उठा दी, तो बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में मौजूदा दिल्ली की सत्ता है नहीं। राजनीति का यह अनूठा खेल संविधान के सामने अब लगता है छोटा पड़ गया क्या? क्योंकि आप दुहाई किस बात की दीजिएगा? इस देश में दुहाई अक्सर चुनाव जीतने के बाद यह कहकर दी जाती है, हम कितने भी गलत सही, लेकिन जनता ने हमें जिता दिया। और अब कॉन्स्टिट्यूशन का नाम भी वी द पीपुल फॉर द पीपुल लेकर अगर उपराष्ट्रपति कर रहे हैं, तो इस वी द पीपुल में तमिलनाडु के नागरिक भी हैं, तेलंगाना के भी हैं, केरल के भी हैं, कर्नाटक के भी हैं, हिमाचल के भी हैं, बंगाल के भी हैं। इसका जवाब देगा कौन? चुनी हुई सत्ता तो खुद को मान चुकी है कि उससे ताकतवर ज्यादा कोई होता ही नहीं है, और पार्लियामेंट के भीतर की तस्वीर हमने आपको बता दी है। कानून काम करे तो आधे सांसद जेल में। अब
तय सुप्रीम कोर्ट को करना है। 5 तारीख को सुनवाई होनी है। फैसले का इंतजार वक्त पर यह देश कर रहा है। यानी राज्यपाल और राष्ट्रपति के बाद अब वक्त का सवाल है, और शायद यही वो फैसला होगा जो शायद भारत की राजनीति की तासीर को और तस्वीर दोनों को बदल ना दे। इंतजार कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।